हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग संसाधनों के संरक्षण इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज के लिए जो संरक्षण किए गए थे उसमें कौन कौन से जो हमारे जो है नेशनल स्तर पर जो है वह कार्यक्रम चलाए गए थे। तो ये सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखिए यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और मैंने कल के क्लास में आप लोगों के साथ संसाधन क्या है, इसके उपयोग और संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, इन सारी बातों को डिस्कस किया है। और वह जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुतों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो में आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों का जो होता है वह अहम भूमिका होता है। यानी कि जब भी कोई सभ्यता और संस्कृति डेवलप करती है तो उसमें जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी भूमिका जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। संसाधनों का यदि हम अविवेकपूर्ण उपयोग करें तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या जो है वो उत्पन्न होगी। यानी कि यदि हम कोई भी संसाधन का सही तरीके से यदि हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी समस्या जो है वह उत्पन्न होगी। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। और यदि हम संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। साथ ही जो यह समस्या उत्पन्न होगी तो इनके लिए जो है वो हम विभिन्न स्तर पे क्या करते हैं, इसके लिए संरक्षण की हमें आवश्यकता होती है। और हम नेशनल स्तर पर बहुत सारे रिसोर्सेज को संरक्षण करने के लिए प्रोग्राम भी चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविद जो थे उन्होंने एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो है जो हमारे प्राचीन काल में जो भी हमारे संसाधन के संरक्षण के लिए जो भी समाज सुधारक थे, जितने भी हमारे लीडर थे, चिंतक थे और पर्यावरणविद थे, उन्होंने इस पर विचार किया है गंभीरता से। अब देखिए, जो हमारे मेधा पाटेकर थे, ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे मेधा पाटेकर थे तो उन्होंने जो है वह नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। ठीक है, साथ ही जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। और साथ ही संदीप पांडे द्वारा जो है वो वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार और संसाधन संरक्षण के दिशा में उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोगों की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एक तो पहला कि नर्मदा बचाओ अभियान किससे जुड़ा हुआ है, तो मेधा पाटेकर, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा से यह जुड़ा हुआ है। और जो वर्षा जल का संचयन है तो वह किससे जुड़ा हुआ है, तो संदीप पांडे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसमें दे रखा। देखिए इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है हम लोग उस लाइन को जो है वो मार्क करते चलेंगे और वहीं से आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो भी आप लोगों का बिहार टेक्स्ट बुक है इसी से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो देखिए, गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। यानी कि जो महात्मा गांधी थे वह मशीन के द्वारा किसी भी प्रोडक्शन को लेकर वह विरोध करते थे। उनका कहना था कि देखिए यहाँ पे कि वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसी सामाजिक कोड से बचाया जा सकता था। यानी महात्मा गांधी का कहना था कि मशीन के द्वारा यदि हम उत्पादन करते हैं तो उससे क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो उनका मानना था कि मशीनों के द्वारा उत्पादन न करके हम लोगों को उत्पादन कार्य में इन्वॉल्व करें, जिससे कि बेरोजगारी की जो समस्या है वह ख़त्म हो जाए। ठीक है, साथ ही उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में यानी उत्पादन की प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और साथ ही संसाधनों के जो विदोहन है उस पर भी क्या होगा, रोक लगेगा, यानी कि विराम लगेगा। साथ ही संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं। अब देखिए, हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग कर रहे थे कि धीरे धीरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वह क्या हो रहा था कि कम होते जा रहा था। तो यह हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए
लिए क्या था, एक हानिकारक था। तो इसके लिए जो है वह इंटरनेशनल लेवल पे जो है अनेक तरह के सम्मेलन आयोजित किए गए। जैसे सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। साथ ही 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। अब देखिए, जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल था, यह किसके द्वारा लिखा गया था, यह शुमशेर की पुस्तक थी और इसमें गांधी जी के जो विचार थे वह इस पुस्तक में लिखा गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जो है शुमशेर सिंह की पुस्तक थी और इसमें गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया है। साथ ही ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। और देखिए 1987 में जो है वह संसाधन संरक्षण के लिए जो है ब्रटलैंड आयोग बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया था। अब देखिए सतत विकास क्या है, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए सतत विकास के जो अवधारणा है उसमें इस कॉन्सेप्ट में जो बताया गया है कि कहना है कि हम किसी भी रिसोर्सेज का इस तरह से उपयोग करें कि उस रिसोर्स का हम अभी जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन है इसमें हम उसे अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज भी करें और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम उन रिसोर्सेज का उपयोग करें ताकि उनके लिए भी जो है वह रिसोर्सेज जो है वह बचा रहे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा यही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इस रिपोर्ट के बाद यानी जो ब्रटलैंड जो आयोग बना था, तो इस रिपोर्ट के बाद जो है इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया और रियो डी जेनेरो में 1982 में, ठीक है, रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, तो यहाँ पे 1992 में, ठीक है, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। अब देखिए रियो डी जेनेरो जहाँ की प्रथम जो है अर्थ समिट हुआ था और यह अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था। ठीक है, और यह क्यों हुआ था इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जो कि इस बुक में ही दे रखा है। अब देखिए पुनः जो है यानी कि दोबारा जो है अर्थ समिट हुआ था 1997 में, ठीक है, न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में जो है वह तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास था, यानी कि यह इंटरनेशनल लेवल पे जो है वह हमारे संसाधनों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें जो कि अर्थ से रिलेटेड था कि यानी कि जो भी हमारे अर्थ है इसको हम किस तरह से सुरक्षित रख सके, इन पर जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं हम किस तरह से इनका उपयोग करें ताकि हमारी जो अर्थ है इसको हम सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो प्रथम जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, यह रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो अर्थ समिट हुआ था यह 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, और तीसरा जो अर्थ समिट हुआ था वह 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इस जो पॉइंट है इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए सतत विकास की अवधारणा, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है, यानी कि हम लोगों की जीविका का आधार क्या है, कोई भी रिसोर्स ही है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। अब देखिए संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। इस अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण जो है वह पर्यावरणीय जो समस्याएँ हैं वह उत्पन्न हो गई। ठीक है, व्यक्ति की लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम यानी कि अत्यधिक दोहन कर संसाधनों के भंडार को चिंतनीय ह्रास में ला दिया, यानी कि लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो संसाधनों का उपयोग है वह इतना ज़्यादा कर दिया कि हमारे पास उस रिसोर्सेज की कमी आ गई। ठीक है, उसके बाद संसाधनों के केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में बट गया था।
ठीक है, यह सब आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोगों को है कि विश्व शांति के साथ जैव जगत की गुणवत्तापूर्ण जीवन को लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज के संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में, संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है, जिससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रख सके। यानी कि जब हम किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उस जो संसाधन को हम उपयोग कर रहे हैं उसको एक नियोजित तरीके से उपयोग होना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को किसी भी तरह का क्षति नहीं पहुंचाएं और भविष्य की जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं इसको ध्यान में रखते हुए हम जो हमारे प्रेजेंट डेवलपमेंट है उसको भी हम कर सकें। ठीक है, तो इसको ही बोला गया था क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों को जो है वह स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। अब देखिए, प्रथम जो अर्थ समिट हुआ था यानी फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, उसका आयोजन जो है वह 3 से 14 जून के बीच 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि 3 से 14 जून तक यह समिट हुआ था और 1992 में हुआ था और रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसमें जितने भी हमारे डेवलप नेशन थे और जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्री थे, ठीक है, उसमें लगभग जो है वह 178 प्रतिनिधि यानी वैसे देश थे जिन्होंने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जो है वह ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, साथ ही जो हमारे वन संरक्षण है, जैव विविधता है, इस तरह के कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। यानी कि प्रथम अर्थ समिट में पृथ्वी पे इतना जो गर्म हो रही है, इस कारण से इनको कैसे कम किया जा सकता है। आप देखिए, आप लोगों को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है, तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैस है, जब इसकी मात्रा जो है वो पृथ्वी पे बढ़ जाती है तो वही चीज़ क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसके बाद वन संरक्षण का भी इसमें मुद्दा रखा गया था, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का भी मुद्दा था और इसमें 21 कार्यक्रम की घोषणा के साथ समझौता किया गया था। तो आप लोगों के लिए यहाँ 2-3 फैक्ट ज़रूरी होता है कि प्रथम अर्थ समिट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगर देश पूछ लिया जाए तो ब्राज़ील आप लोगों को याद रहना चाहिए। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 178 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, यहाँ से यही 3 क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से। और यह भी याद रख लीजिएगा आप लोग कि पृथ्वी जो हमारा फोर्थ अर्थ समिट हुआ था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो अर्थ को सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जो भी हमारी जैव विविधता है, ये सब मुद्दा इसमें था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे एजेंडा 21 था वह क्या था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र था, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को, अब देखिए 21 कार्यक्रमों को स्वीकृत इसमें किया गया था। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए और इस पर होने वाले जो भी खर्च थे उनके वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था उसको प्राप्त करने के लिए जो है 21 एजेंडों पर इसमें मोहर लगी थी रियो डी जेनेरो में। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी और यहाँ से उनको फिनेंशियल हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द्वितीय यानी कि सेकेंड अर्थ समिट कब हुआ था, तो देखिए सेकेंड अर्थ समिट का आयोजन जो है वह 23 से 27 जून के बीच 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी कि प्रथम अर्थ समिट तो हमारा हुआ था 1992 में, उसके बाद 5 सालों के बाद 1997 में दूसरा अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, और इसमें जो यह सम्मेलन द्वितीय अर्थ समिट सम्मेलन हुआ था, तो इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्योटो सम्मेलन। अब देखिए दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया था और इसमें 159 देशों ने जो है वह भाग लिया था। और अब देखिए क्योटो क्या है, तो देखिए क्योटो जो है वह जापान का एक शहर था और
क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, इसमें जो है वह ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की बात की गई थी, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी अर्थ जो है वह सुरक्षित रहे, इस पर बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। तो यह जो क्योटो सम्मेलन हुआ था यह 1997 में हुआ था, ठीक है, और जापान में क्योटो में यह सम्मेलन हुआ था, जिसमें 159 देश जो थे वह भाग लिए थे। और इसमें 6 गैस यानी कि 6 गैस जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और HFC, साथ ही फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती की सहमति बनी थी। यानी क्योटो सम्मेलन में इस पर बात हुआ था कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, HFC है, N2O है, ये सारी की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे जो अर्थ है उस पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वह बढ़ रहा है। तो इसको कम करने की जो है वह बात की गई थी क्योटो सम्मेलन में, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए थे। यानी कि जो भी डेवलप्ड नेशन थे उनके द्वारा जो है जैसे कि यूरोपीय संघ थे, उन्होंने बोला कि हम ग्रीन हाउस गैसों को 8% तक कम करेंगे, अमेरिका ने कहा कि हम 7% तक कम करेंगे और 6% जापान को कम करने के लिए ये लोग सहमत हुए थे। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का भी विस्तार माना जाता है, ठीक है। इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा क्योटो समिट था उसको हम लोग विश्व सम्मेलन या फिर इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्योटो सम्मेलन हुआ था उसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो आप लोग क्योटो सम्मेलन से याद रखिएगा कि 1997 में हुआ था और इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की बात कही गई थी। यह जापान के क्योटो में हुआ था, ठीक है, और इसमें 159 देशों ने यानी 159 कंट्री ने इसमें भाग लिया था। अब देखिए थर्ड अर्थ समिट, तो देखिए इसका जो आयोजन है वह 10 वर्ष बाद जो है यानी कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला और इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों ने लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखिए आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड और जो क्योटो सम्मेलन है इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थर्ड अर्थ समिट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं कि यह 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे, तो आप लोग इसको कीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी इस बुक से रिलेटेड कुछ हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो उसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।